जी लेक्चर नंबर हमारा 72। आज हम अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज पहला लेक्चर होगा हमारा रिवीजन क्लासेस का। इसमें जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी। तो रूटीन में आपके साथ शेयर कर दूं जो ओरिजिनली हमने प्लान की है कि हर चैप्टर के ऊपर एक रिवीजन क्लास होगी हमारी। उस क्लास में हम उस चैप्टर के मेन कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे उसमें से अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो एंड में हम 10-15 मिनट में उनको डिस्कस करेंगे। और ये रिवीजन क्लास अल्टरनेट डेज पे होगी, यानी आज हमारी रिवीजन क्लास हो रही है तो कल नहीं होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट रिवीजन क्लास होगी हमारी परसों। तो आज लेकिन आपको नेक्स्ट रिवीजन क्लास का मटेरियल दे दिया जाएगा, यानी वो एडिशनल क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 है बेसिकली हमारा, वो जो आपने घर से अटेम्प्ट करना है, रीड करना है बिल्कुल, ताकि आप जब रिवीजन कर लें उसके बाद अपनी सेल्फ वैल्यूएशन के लिए वॉल्यूम 1 के तो क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं, जो वॉल्यूम 2 हमारा एडिशनल प्रैक्टिस सेट है इसके क्वेश्चंस को भी देख लें और केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट जब रिवीजन हो उसमें आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ठीक है, तो वॉल्यूम जो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस आपको पहले प्रोवाइड कर दिए गए थे, जिसके नोट्स जाहिर ऑलरेडी आपके पास बुक की फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की रिवीजन। ये चैप्टर 1 है, ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट से रिलेट करता है। ठीक है, कि एक कंपनी से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्या है, जो कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की डिस्कशन करेगा कि एक कंपनी के लिए रेगुलेटर्स कौन से हैं, फिर कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट पार्टीज़ हैं जैसे डायरेक्टर्स हैं, इनसाइड पार्टीज़ और मेंबर्स, इनकी डिस्कशन करेगा। फिर हमें बताता है कि बेसिक प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर सेपरेट लीगल स्टेटस। एक कंपनी का लीगल स्टेटस सेपरेट होता है इसके ओनर्स यानी शेयर होल्डर से और इसकी मैनेजमेंट से। क्लियर, यानी अगर कंपनी कोई भी एक्ट करती है ऑफिशियल एक्ट अपने नाम से, तो उसके लिए कंपनी के मेंबर्स या कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के डायरेक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। यह है सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, सेपरेट लीगल स्टेटस की वजह से होता क्या है, कंपनी ने जब किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, बैंक के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, वो खुद अपने नाम से करती है। अगर कोई एसेट्स खरीदने हैं तो वो फिर किसी के डायरेक्टर के या मेंबर शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं खरीदे जाते, बल्कि किसके नाम से खरीदे जाते हैं, कंपनी के नाम से। इसलिए कहा जाता है कंपनी कैन ओन एसेट्स एंड कंपनी कैन ओव लायबिलिटीज। कंपनी के एसेट्स उसके अपने एसेट्स हैं, कंपनी की लायबिलिटीज उसकी अपनी लायबिलिटीज हैं। क्या डायरेक्टर्स कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल हैं? नो। क्या मेंबर्स कंपनी की लायबिलिटी को पे करने? नो। हाँ, लेकिन एक केस में लायबल हैं। वो कौन सा केस है, ये हम पढ़ते हैं। वो केस लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स में, कि जब अनपेड अमाउंट हो शेयर्स की या मेंबर्स ने एग्री किया हो लिमिटेड बाय गारंटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वरना नॉर्मली कंपनी के एसेट्स उसके अपने एसेट्स है और कंपनी की लायबिलिटी उसकी अपनी लायबिलिटीज है, जब तक कंपनी रनिंग पोजीशन में। वाइंडिंग अप में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप में क्या सिचुएशन होती है वो हम लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर मेंबर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल। हर कंपनी का शेयर कैपिटल होता है जिससे कंपनी चलाई जाती है। ये बेसिकली ओनर्स का, मेंबर्स का पैसा है। कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो उसका एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, यानी वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट स्मॉलर पार्ट्स में। जैसे अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपया, तो उससे हो सकता है कि 10 रुपए के 10 लाख शेयर्स में सब डिवाइड किया जाए। तो कंपनी का शेयर कैपिटल जो होता है, इसका स्ट्रक्चर हमने आपको याद होगा पढ़ा था कि एक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स इंटू वाई फेस वैल्यू कोई भी होती है, कि 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, और ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाती है। ये होता है कंपनी का शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, इसके साथ आप फेमिलियर है ना, यानी नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप का केस होता है उसमें तो हम शेयर कैपिटल सिंपल बता देते हैं कि जी 10 मिलियन है। लेकिन कंपनी के केस में जो शेयर कैपिटल होता है इसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में। इन स्मॉलर पार्ट्स को कहते हैं शेयर्स, और जो बंदा इसको एक्वायर करता है उसे कहते हैं ये कंपनी का शेयर होल्डर है या कंपनी का मेंबर है।
क्या इस शेयर के ऊपर कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज हैं? बिल्कुल है। इस हर शेयर के साथ कुछ ना कुछ राइट्स भी अटैच होते हैं, कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। जैसे आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो आपके कंपनी के ऊपर कुछ राइट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। राइट्स क्या हो सकते हैं? आप कंपनी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से आपको हिस्सा मिला करेगा, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एजीएम, राइट टू अटेंड एजीएम, राइट टू वोट, वोटिंग राइट्स खास तौर पे, क्योंकि कंपनी के फैसले करने के लिए वोटिंग राइट्स की बेस पे डिसीजन किए जाते हैं। तो ये सारे राइट्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास शेयर्स हैं। और इसी तरह कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। लाइबिलिटी क्या होगी? लेकिन लाइबिलिटी डिपेंड करता है शेयर की फेस वैल्यू और अमाउंट कितनी पे की। अब जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं और शेयर इशू करती हैं वो फुल्ली पेड शेयर इशू करते हैं। पुराने जमाने में पार्टली पेड शेयर भी इशू किया जाते थे। अगर फुल्ली पेड शेयर इशू किया जाए तो उसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है? 0। और अगर पार्टली पेड शेयर इशू किया जाए अप टू अनपेड अमाउंट। और अगर कंपनी, अब ये यहां पे शेयर कैपिटल के कंटेक्स्ट में कंसेप्ट नहीं है, लेकिन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स के कंसेप्ट में स्टडी करेंगे। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो इसके शेयर्स के अलावा भी लायबिलिटी हो सकती है, शेयर्स के अलावा जितनी अमाउंट की गारंटी दो। ये क्लियर? फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, जिस तरह हमने सेपरेट लीगल स्टेटस में यह पढ़ा कि लॉ रिकॉग्नाइज करता है कंपनी का एक अलग स्टेटस है और इसके मैनेजमेंट और ओनर्स का अलग स्टेटस, उसी तरह कंपनी का स्ट्रक्चर चूंकि कम्प्लेक्स होता है, कंपनी के ऑपरेशन जो है वो कम्प्लेक्स होते हैं, तो इसमें जो नॉर्मली जो ओनर्स होता है वो कुछ और लोग होते हैं और मैनेजमेंट कुछ और लोग होते हैं। आम बिजनेस ना छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, उसमें जो लोग मालिक होते हैं नॉर्मली वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहे होते हैं। लेकिन कंपनी चूंकि लार्ज स्केल बिजनेस है, इसमें नॉर्मली हो सकता है इसमें ओनर्स अलहदा हो और मैनेजमेंट अलहदा हो। लेकिन याद रखें ये 100% केसेस में ऐसा हो ये लाजमी नहीं है। जैसे हमने स्टडी किया कंपनी के केस में कि अक्सर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मेंबर्स भी होते हैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि ये कंसर्न हमेशा अप्लाई होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ओनर्स और मैनेजमेंट सेम हो भी सकते हैं, समटाइम्स नहीं भी होते। लेकिन याद रखें अगर एक ही बंदा एट द सेम टाइम ओनर भी है और मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है, यानी मेंबर भी है डायरेक्टर भी है, तो लॉ जब मेंबर्स को डिस्कस कर रहा होगा उसको अलहदा कंसीडर करेगा और जब डायरेक्टर को डिस्कस कर रहा होगा उसको अलहदा डिस्कस कर रहा। यानी कंपनी लॉ के अंदर बताना क्या चाह रहा है? कह रहा है चाहे बंदा एक भी हो, चाहे वही बंदा ओनर भी है वही बंदा डायरेक्टर भी है, लेकिन हम जब ओनरशिप के राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर रहे होंगे वो अलहदा होंगे उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज, और बतौर मैनेजमेंट डायरेक्टर के तौर पे जो उसके राइट्स लायबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे होंगे वो अलहदा होंगे। सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट का यह मतलब नहीं है कि एक बंदा जो ओनर है वो कंपनी की मैनेजमेंट में हो ही नहीं सकता, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अगर एक बंदा एट द सेम टाइम मेंबर भी है और एट द सेम टाइम डायरेक्टर भी है, जो पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, तो जब हम उस मेंबर्स के राइट्स और लायबिलिटीज डिस्कस कर रहे होंगे तो उस बंदे को एज मेंबर लेंगे, और जब डायरेक्टर के राइट्स एंड लायबिलिटीज लेंगे तो दोनों को सेपरेट डिस्कस किया जाएगा। दोनों राइट्स एंड लायबिलिटीज, यानी पोजीशन सेपरेट है, इन पोजीशन के राइट्स एंड लायबिलिटी ड्यूटीज सेपरेट हैं ओनरशिप और मैनेजमेंट की। पर्सन में भी सेपरेट हो में भी ना हो। क्लियर ये सेपरेशन हो रहा। फिर इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट प्रोबेबली सबसे अहम कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है, अच्छा अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है भला? कि जब कंपनी वाइंड अप हो तो जितने भी लायबिलिटी, जितने भी अमाउंट उसने क्रेडिटर्स को पे करनी है, ये सारी की सारी पे करे। भाई रेड मार्कर नहीं है कोई, सारी की सारी लायबिलिटी पे करे। ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे होता है, पार्टनरशिप में भी ऐसे होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप अगर सोल प्रोप्राइटर को या पार्टनर को कोई लोन दें और वो बिजनेस के लिए तो वो लोन रीपे ना कर सके तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर पर्सनली लायबल होता है, घर से पैसे लाके लोन रीपे करता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी डूबी तो समझ लें आपका पैसा भी डूब गया,
आप मेंबर से, उसके मालिकान से, कंपनी के मालिकान से पैसे क्लेम नहीं कर सकते। वो कहेंगे जी पैसे हमने थोड़ी देने थे, पैसे कंपनी ने देने थे, कंपनी डूब गई, पैसे भी डूब गए आपके साथ। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में चूंकि मेंबर्स का स्टेटस सेपरेट होता है ओनर से, इसी मेंबर्स का स्टेटस सेपरेट होता है कंपनी से, इसीलिए कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर्स लायबल नहीं है। लेकिन एक केस में लायबल हो सकते हैं, यानी लायबिलिटी है तो सही लेकिन लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। कौन सी लायबिलिटी है? लिमिटेड का मतलब क्या है ये सुनना, कि मेंबर सिर्फ उतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड अमाउंट होगी जितने शेयर्स की, और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है जितने गारंटी। यानी क्या कंपनी वाइंड अप में जाए, मेंबर्स की कोई लायबिलिटी है? यस है जरूर, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड। अब लिमिटेड लायबिलिटी को जब कभी आपने एक्सप्लेन करना है ना, इसको दो हिस्सों में आपने क्लासिफाई करना है कि लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है उसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड बाय गारंटी है उसकी लायबिलिटी क्या होगी। लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी शेयर 10 रुपए का अमाउंट 8 रुपए पे की हुई है, 2 रुपए भी पे करने हैं तो 2 रुपए तक की लायबिलिटी होगी। ठीक है, ठीक है। और लिमिटेड बाय शेयर में भी अगर आप चाहें तो कंसेप्ट को पक्का करने के लिए इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि पार्टली पेड शेयर्स हैं तो लायबिलिटी क्या है, फुल्ली पेड शेयर्स हैं तो क्या है। पार्टली पेड शेयर्स हैं तो लायबिलिटी कितनी, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। फुल्ली पेड शेयर्स हैं तो 0। और लिमिटेड बाय गारंटी में क्या लायबिलिटी होगी, क्या लायबिलिटी होगी लिमिटेड बाय गारंटी में? अमाउंट एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है। और इसमें 1 साल वाला असूल पता है आपको? कि अगर किसी बंदे ने इसको छोड़ दिया हो कंपनी को, इफ ए पर्सन सीजेस टू बी ए मेंबर, और उसकी मेंबरशिप छोड़ने के बाद कंपनी वाइंड अप हो, उसकी लायबिलिटी है कि नहीं? अगर 1 साल के अंदर अंदर कंपनी वाइंड अप हुई है तो वो लायबल है। या इसी को दूसरे एंगल से यूं कह सकते हैं, जिस दिन कंपनी वाइंड अप हुई उसके पिछले प्रीवियस 1 ईयर की ड्यूरेशन में जो जो बंदा मेंबर होगा लायबल होगा। हाँ बिल्कुल। और उसमें फर्दर एक तो 1 साल वाली बात करता है, और दूसरी बात ये भी करता है कि वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल होगा मेंबर होते हुए किए गए थे। एक बंदे ने 10 जनवरी को मेंबरशिप छोड़ी, 20 फरवरी को कंपनी वाइंड अप हो गई। अब 15 जनवरी को अगर लोन लिया गया था बैंक से, उसके लिए वो लायबल नहीं है। जो 5 जनवरी को लिया गया था लायबल, यानी जो उसके दौरे इक़्तिदार में जो लायबिलिटीज इनकर की गई उनके लिए वह लायबल होगा। तो उसमें लिमिटेड बाय गारंटी में 2 पॉइंट्स हैं, एक 1 साल वाला और एक उन कॉन्ट्रैक्ट्स का जो उसके होते होते किए गए थे, उनके लिए लायबल होगा। भाई जाहिर है जब वो छोड़ के चला गया उसके बाद कंपनी अगर कुछ कर रही है उससे पूछ के थोड़ा कर रही है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्लियर हो गया। तो जब कभी आपने लायबिलिटी ऑफ मेंबर डिस्कस करनी है, अपने क्वेश्चन को, कंसेप्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। लिमिटेड बाय शेयर लैदा, लिमिटेड बाय गारंटी लैदा। लिमिटेड बाय शेयर को फर्दर 2 हिस्सों में करते हैं, फुली पेड है तो क्या, पार्टली पेड है तो क्या। लिमिटेड बाय गारंटी का भी 2 हिस्सों में, 1 ईयर और कॉन्ट्रैक्ट्स वाला। आगे चलते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन, ये रूटीन क्या है कि कंपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस खुद पे करेगी, खुद लायबल है। अगर कोई लॉ तोड़ती है, ब्रेक करती है, ब्रेक ऑफ लॉ से मुराद ये नहीं है कि कोई वो क्राइम कर रही होगी, इससे मुराद है सिविल ब्रीच ऑफ लॉ, सिविल लॉ की ब्रीच, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की। तो उसके लिए अगर किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी खिलाफ वर्जी की, पेनल्टी किसने पे करनी है? इन्होंने। बैंक से लोन लिया, टाइम पे अदा नहीं किया, बैंक ने पेनल्टी डाल दी, डायरेक्टर ने तो नहीं पे करना। ये है लीगल ऑब्लिगेशन। कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन पे जो भी लीगल ऑब्लिगेशन होगी वो कंपनी की है, डायरेक्टर्स की नहीं। कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स किसने पे करना है? कंपनी ने पे करना। परपेचुअल सक्सेशन हमेशा चलती रहेगी कंपनी, यानी कंपनी जिस तरह क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, उसी तरह वाइंड अप भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ होगी। अगर आप उसकी वाइंडिंग अप नहीं करवाते तो वो हमेशा चलती रहेगी। ये फीचर्स ऑफ कंपनी है, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम फीचर मैंने आपको बता दिया, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है। फिर इसके बाद चलते हैं डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज।
कंपनी की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स। डेफिनेशन क्या है कि कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन नहीं है, लीगल डेफिनेशन है। कंसेप्ट कुछ और चीज होती है, लीगल डेफिनेशन कुछ और होती है। ठीक है, तो कंसेप्ट लीगल डेफिनेशन क्या है कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक या 2017 से पहले जो पुराने लॉ थे उन जो कंपनी से रिलेट कर रहे थे, जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1934, उसके अलावा कंपनीज एक्ट 1913, हाँ जी, उसमें रजिस्टर्ड हुई है तो वो भी कंपनी होगी। टाइप्स ऑफ कंपनी, डेफिनेशन इतनी अहम नहीं है, टाइप्स ऑफ कंपनी ज्यादा अहम है। कंपनीज को क्लासिफाई किया जा सकता है बाय स्टेटस, बाय लायबिलिटी और अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। बाय स्टेटस कितने टाइप? दो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अबला ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताई। प्राइवेट कंपनी क्या है? विच बाय इट्स आर्टिकल्स, विच बाय इट्स आर्टिकल्स, बाय मेमोरेंडम नहीं, बाय इट्स आर्टिकल्स 3 पाबंदियां लगाती है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, limits the number of members to 50, prohibits invitation to general public to subscribe for shares or debenture। यानी ये 3 काम, जब ये 3 पाबंदियां कंपनी के आर्टिकल्स में इंक्लूड कर दें तो उसका मतलब है वो कंपनी क्या होगी? प्राइवेट कंपनी। और आपको याद होगा कुछ केस स्टडीज में हमने ये क्वेश्चन किए थे, जब वो कहता था कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी करे, सॉरी पब्लिक कंपनी करे, यानी मैं जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहता हूं। एक प्राइवेट कंपनी क्या कहती है? मैं जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना क्या करूं? तो हम कहते थे सबसे पहले तो अपना स्टेटस प्राइवेट से कन्वर्ट करके पब्लिक में बताएं, और उसके लिए 3 पॉइंट्स हम बताते थे। क्या कि आपके आर्टिकल्स में ये जो 3 रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हैं इनको क्या करें? ऐड करें कि रिमूव करें? रिमूव करें। याद है वो क्वेश्चन शबान लिमिटेड वाला था शायद, या जो भी था, जिसमें वो कहता था कि मैंने जनरल पब्लिक को शेयर, प्राइवेट कंपनी है, कहते थे जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं, क्या चेंजेस लेके आए मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में? हम कहते हैं बाकी की चेंजेस तो बताते हैं, सबसे आसान अभी सुन लो। क्या अपने आर्टिकल्स में ये वाली 3 रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन एक्सक्लूड कर दो। तो ये 3 कंडीशन अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स में है वो प्राइवेट कंपनी है, और अगर नहीं है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में क्या कहता है? विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। लेकिन अगर एग्जाम में 3 नंबर के साथ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछ ले, आपने सिर्फ ये नहीं बताना, बल्कि पहले ये हेडिंग देंगे, पब्लिक कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बता दें। प्राइवेट कंपनी इज विच बाय इट्स आर्टिकल लिमिट्स, प्रोहिबिट्स। चलिए, अच्छा, प्राइवेट कंपनी के आगे 2 टाइप्स हैं, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। पब्लिक कंपनी के भी 2 टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कौन सी होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। स्टॉक एक्सचेंज को हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज भी कहते हैं, और जिस कंपनी की सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं हुई अनलिस्टेड कहते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी से क्या मुराद है? शेयर्स और डिबेंचर्स, दोनों। ठीक है, ये ना किसी क्वेश्चन में वो कह दे कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को डिबेंचर इशू करना चाहती हैं, तो आपके वो तो शेयर पे रिस्ट्रिक्शन थी, डिबेंचर तो जितने मर्जी इशू कर दे, डिबेंचर भी नहीं कर सकते। लायबिलिटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है? 3 तरह की कंपनीज, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी कितनी होती है? अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। इसमें आगे एक्सप्लेन करते हुए आप लिख सकते हैं, इफ शेयर्स आर फुली पेड, 0 लायबिलिटी, इफ शेयर्स आर पार्टली पेड, अनपेड अमाउंट के लिए। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स होगा, अभी डिस्कस हुआ, और इसमें आपने खास तौर पर 1 ईयर वाली बात लिखनी है और कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज में। फिर इसके बाद तीसरी टाइप है अनलिमिटेड कंपनी। वो रेयर केस है, वो नॉर्मली एग्जाम में भी टेस्ट नहीं करता, अनलिमिटेड कंपनी। अदर कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज है? होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, बल्कि अब मजीद 2 कंसेप्ट आ गए,
जो शायद माइंड मैप में हमने शेयर नहीं किए, पब्लिक सेक्टर कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडी को चलो सब्सिडी में फिट कर देंगे हम। पब्लिक सेक्टर कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 1/2 वोटिंग सिक्योरिटी से ज्यादा होल्ड करे। 1/2 आधे को कहते हैं ना, आधे से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज को। और आपको पता है वोटिंग सिक्योरिटीज कौन सी होती है? वो शेयर्स की बात कर रहा, लेकिन शेयर उसने इसलिए नहीं वर्ड बोला क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है शेयर्स को राइट्स ना दिए गए हों, प्रेफरेंस शेयर्स, याद है? हाँ, प्रेफरेंस, इसीलिए उसने वोटिंग सिक्योरिटी का, हमें कोई इतराज नहीं, याद कर लेंगे। होल्डिंग कंपनी कौन सी है? जो किसी दूसरी कंपनी के 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज को होल्ड करे, या दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर के दोनों मेजॉरिटी। हालांकि मेजॉरिटी में ऑल भी शामिल हो जाता है, लेकिन उसने लॉ ने जहां पे अलग कर दिया, हमने भी कहा ठीक है, मेजॉरिटी और ऑल ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, लॉ पहले वर्ड यूज करता है कंपोजिशन का। इफ ए कंपनी कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, फिर एक्सप्लेन करते हुए कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल करने से क्या मुराद है? कि हमारे पास पावर हो, हम दूसरी कंपनी के मोर, हाँ, मेजॉरिटी और ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं। में रखेगा मेजॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी, ऑल भी है, और अपॉइंट भी है, रिमूव भी है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे बताएं, अगर हमारे पास किसी दूसरी कंपनी के 60% वोटिंग शेयर्स हैं, वोटिंग सिक्योरिटीज है, हम क्या हैं और दूसरी कंपनी क्या है? आपने जब डिफाइन करना है होल्डिंग लिखते हुए वर्डिंग का ध्यान रखना है। ये ना वो पूछे सब्सिडरी और आप होल्डिंग की डेफिनेशन बता दें। होल्डिंग वो है जो होल्ड कर रही हो। सब्सिडरी को जब आपने एक्सप्लेन करना है ना, तो आपने कहना है जिसके शेयर्स होल्ड किए जाएं। एक कंपनी हुज, अब सब्सिडी को डिफाइन कर रहा हूं, ए कंपनी हुज मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय अदर कंपनी। ए कंपनी हुज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड इज कंट्रोल्ड बाय अदर कंपनी। ये अल्फाज का अगर आपने चाहे पॉइंट सही यही दोनों लिखे, एक्सप्लेनेशन भी चाहे लिख ली, एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स आर रिमूव ऑल और मेजर, लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंट रख दिया ना, पर्सपेक्टिव डिफरेंट रख दिया तो 0 नंबर मिल जाएंगे आपको। होल्डिंग की बजाय सबसे, देखिए पॉइंट तो सेम है ना, लेकिन लिखने का अंदाज है, ये एक्टिव वाइस में एक्सप्लेन करना है, ये पैसिव वाइस में करना है। क्वेश्चन में ना नाम के साथ आया था सवाल, ये सब्सिडरी है उसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे नाम के साथ ही लिखा जाता है। हाँ, एक्सप्लेन, बिल्कुल। अगर वो किसी जगह पे ये कहता है कि जी हाकिम लिमिटेड और महकूम लिमिटेड, याद आ गया मुझे क्वेश्चन, नाम के साथ पूछ रहे थे बताओ हाकिम कब होल्डिंग कंपनी बनेगा, तो आप सोल्यूशन में भी नाम के साथ लिख सकते हैं। हाकिम लिमिटेड विल बिकम होल्डिंग ऑफ महकूम लिमिटेड इफ हाकिम लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 1, और हाकिम लिमिटेड होल्ड्स, सॉरी, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ महकूम लिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल। आप उस नाम लिखा हुआ है तो नाम के पॉइंट नाम लिख के लिखते हैं। क्या हमने इट को हमने नाम के साथ ही रिप्लेस करना है? बिल्कुल सही है, करें। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन लेता हूं। होल्डिंग, एक कंपनी ने दूसरी के, हाकिम ने महकूम के 60% वोटिंग शेयर्स लिए, सिक्योरिटीज। हाकिम कौन है? और अगर हाकिम ने उसके 100% शेयर ले लिया तो फिर भी हाकिम होल्डिंग ही है, महकूम अब क्या बन गई? होली ओन्ड सब्सिडरी। लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी, अब एक दूसरा कंसर्न भी मिक्स कर रहा हूं साथ। होली ओन्ड सब्सिडरी का तो एक ही मेंबर होगा, होली ओन्ड सब्सिडरी का तो जिसने 100% शेयर्स लिए होंगे, लेकिन लॉ तो कहता है कि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, पब्लिक है तो मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए। हाँ, वो किसी को नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, नॉमिनेट कर, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इजाजत है।
कि कंपनी अपने शेयर किसी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर सकती है, याद है वो? बिल्कुल, चैप्टर 7 था, चैप्टर मुझे याद नहीं लेकिन रिक्वायरमेंट मुझे याद है, वो मैंने आपको बता दें। जी अब पूछ। हाँ, जिस तरह उन्होंने कहा जी, हाँ सर, हाकिम लिमिटेड की बजाय अगर कोई हाकिम लिमिटेड लिख के आगे एचएल लिख देता है, जी, तो ये होल्डिंग, सब्सिडी और होली ओन्ड सब्सिडी का कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद दो कंसेप्ट है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी कंपनी है? ऐसी कंपनी जिसके मेजोरिटी जो वोटिंग सिक्योरिटीज हैं वो गवर्नमेंट ने होल्ड की हो। लेकिन इसमें किसको हमने कंसीडर नहीं करना? पब्लिक सेक्टर कंपनी में किसको कंसीडर नहीं करना? अगर कमीशन ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज के शेयर्स होल्ड किए हो, ठीक है, तो उसको कंसीडर नहीं करना। इसी तरह फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है? जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन पाकिस्तान में कोई ना कोई काम कर रही है, कोई बिजनेस या ऑपरेशंस है उसके, वो खुद या एजेंट या किसी को लाइसेंस देके उसके थ्रू काम कर रही हो, उसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और मेजोरिटी, और फॉरेन सेक्टर कंपनी का मतलब क्या है? फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन थोड़ा बहुत बिजनेस पाकिस्तान में कर रही है। ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रही, उसे हम फॉरेन कंपनी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत सी कंपनीज ऐसी ना दुनिया में किसी ना किसी मुल्क में रजिस्टर्ड हुई है, पाकिस्तान में बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन वो कंपनी भी नहीं है, वो उसे हम क्या कहते हैं पाकिस्तान में? बॉडी कॉर्पोरेट। शाबाश, बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट याद है ना? ये कम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें वो कंपनीज भी आ गई हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गए जो अदर लॉज में है, और वो भी जो पाकिस्तान से। 3 एग्जांपल्स हैं बॉडी कॉर्पोरेट के। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो प्रॉफिट पर्पस के लिए ना बनी हो, प्रॉफिट पर्पस के लिए ना बनी हो। बल्कि इसको साथ ही डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हमारे सिलेबस में डिटेल इसकी मौजूद है। इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी और इसके रेवोकेशन कैसे होगी, दोनों चीजें उसने हमारे सिलेबस में इंक्लूड की हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की रजिस्ट्रेशन और रेवोकेशन। ठीक है, कभी वो रजिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन सेट कर लेता है, कभी रेवोकेशन में से। कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? अगर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप 4-5 कंडीशंस थी ना? क्या के पर्पस कौन सा होना चाहिए? सोशल वेलफेयर, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, रिलीजियस, स्पोर्ट्स, हेल्थ की प्रमोशन। फिर प्रोहिबिट करे कि डिविडेंड, मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करना। किसको पे करना है? फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने में इसको री इन्वेस्ट करना है। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी पाकिस्तानी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ना हो, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। जो इनका मेमोरेंडम आर्टिकल्स का फॉर्मेट होगा जो प्रेस्क्राइब किया है कमीशन ने, लॉ ने प्रेस्क्राइब किया, वो होगा। ठीक है जी, ये कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर प्रिविलेजेस क्या मिलेंगी? प्रिविलेजेस क्या मिलेंगी? ये नोटिस और हेयरिंग मेरा ख्याल है वो रेवोकेशन में है, रजिस्ट्रेशन में नहीं है। रजिस्ट्रेशन में तो नहीं है ना नोटिस और रेवोकेशन ये? हाँ जी, इसको वो शायद जगह नहीं है तो इधर इधर लिख दिया। ये बेसिकली रेवोकेशन में आएगा, कंडीशन फॉर रेवोकेशन। प्रिविलेजेस क्या मिलेंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को? कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होगी, लेकिन उसके नाम में वर्ड्स लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये लाइसेंस एक दफा दे दिया रिवोक हो सकता है? किन कंडीशन में रिवोक हो सकता है? हाँ, वो लंबी सी लिस्ट है, लंबी चौड़ी। अगर टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन की जाए, अगर पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, नेशनल एक्टिविटीज नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, अगर वो क्या था 2 कंसेक्टिव 2 था या 3 था? 2 कंसेक्टिव, हाँ ये वाइंडिंग में भी हमने पढ़ा था। अगर 2 कंसेक्टिव ईयर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट सबमिट ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट के और ठीक है। और इसके अलावा क्या कंडीशन थी?
टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हो, उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, 1 साल के लिए बिजनेस जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। नंबर ऑफ मेंबर्स, हाँ, फॉल बिलो 3, ये अच्छा पॉइंट था, नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो 3, बिल्कुल। तो ये कंडीशन फॉर रेवोकेशन है। और अगर लाइसेंस से रिवोक किया जाता है, रिवोक करने से पहले उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगी, नोटिस इशू करेगा कमीशन एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को, और उन्हें हेयरिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा उनका मौकूफ सुनने के लिए। अगर लाइसेंस को रिवोक किया जाता है, इसका इफेक्ट क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप, नहीं डायरेक्ट 90 डेज में ना पहुंचे, कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्टॉप कर देगी सिवाय रिकवरी के। दूसरा कंपनी लोगों से डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर इसके बाद एक मिनट, 90 डेज वाली क्या बात बता रहे हैं? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज 90 डेज में ट्रांसफर करने हैं। नहीं, पहले रजिस्ट्रार को 15 दिन में कोई नहीं स्टेटमेंट, वो बाद में सब है, ठीक है, ठीक है। एसेट्स ट्रांसफर करने हैं सिमिलर ऑपरेशंस वाली कंपनी को, और फिर उसकी रिपोर्ट देनी है 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार जब इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट करनी है, और वाइंडिंग अप के जो एक्सपेंसेस होंगे वो रिटेन कर किए जा सकते हैं, बिल्कुल। और हाँ, एक अहम चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ से अहम चीज, जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ट्रांसफर कंपनी के ऑफिसर और मेंबर ट्रांसफरी कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे 5 साल तक। ये इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन याद है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से हमारा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अंडर सेक्शन, इसका सेक्शन है 42। एक दफा उसने सेक्शन के साथ क्वेश्चन पूछ लिया था, तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कंसेप्ट है। तो हालांकि उससे पहले ना उसके बाद कभी उसने नहीं पूछा, ना ही उस वक्त भी उसने बोंगी मारी, कभी कभी एग्जामिनर बोंगी मार भी देता होता। तो ये उसकी बोंगी थी, उसने सेक्शन के साथ पूछा। लेकिन बहरहाल हम उससे कुछ कह नहीं सकते, बस जिस तरीके से फिर क्वेश्चन वो पूछता है हम उसी तरीके से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है कि आइंदा कभी वो सेक्शन के साथ पूछेगा, इसलिए हमें हर एक प्रोविजन के साथ सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कंसेप्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर याद करना, ठीक है। फीचर्स में सबसे अहम आपको फीचर कौन सा बताया? लिमिटेड केस। और अब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, टाइप्स ऑफ कंपनी में होल्डिंग और सब्सिडी की डेफिनेशन पूछ लिया करता है, या पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछ लेता है, और होल्डिंग और सब्सिडी, होल्डिंग की डेफिनेशन, क्योंकि असल में जो प्राइवेट की है तकरीबन वही पब्लिक की है, और जो होल्डिंग की है वही सब्सिडी की है। तो मार्क करने के लिए आप रिवीजन के लिए जब करेंगे तो प्राइवेट को टिक कर लें और होल्डिंग कंपनी को टिक कर लें। और फीचर्स में लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए दोनों केसेस में क्या है। आज ये जो नए कंसेप्ट आए हैं बिल्कुल वो तो हैं, वो कौन कौन से हैं? फॉरेन कंपनी, होली और सब्सिडरी, पब्लिक। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट भी अहम है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी अहम है, हाँ, इसको भी टिक करें। नेक्स्ट, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का तरीकाकार क्या होगा? ये ना थोड़ा आगे पीछे शायद हो गया, ये अदर कंपनीज में उन्होंने अनलिमिटेड कंपनीज लिखना था, वो इधर लिख दिया। हाँ बिल्कुल, ये उधर लिखना था, कोई नहीं, आपको माइंड मैप तो दे दिया गया ना, अब माइंड मैप पे ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन नहीं, माइंड मैप भी मेरे ख्याल ऐसे ही है, वो अनलिमिटेड, कोई बात नहीं, इसको आप ठीक कर लें फिर, ठीक है। इसको यहां से उठा के वहां कर लीजिएगा। ऊपर, ये ऊपर बेसिकली आ जाएगा अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज में, नहीं अदर में नहीं, बाय लायबिलिटी में, क्योंकि लायबिलिटी के साथ फिट होते हैं ना ये। चलिए आगे चलते हैं, मैं यहां पे नोट कर लूं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए।
अब चलते हैं हम इनकॉर्पोरेशन के लिए। इनकॉर्पोरेशन के वो तो आपको याद है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान कंसेप्ट, प्रोसीजरल। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? नेम रिजर्व करवा, रजिस्ट्रार 90 डेज के लिए रिजर्व करता है, ये 60 के 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए। और अगर कहीं मैं नहीं नाम रिजर्व करता, भागो, कमीशन 30 डेज के अंदर अंदर कमीशन को अपील फाइल कर सकते हैं। नेम रिजर्व हो गया, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? नेम रिजर्व हो गया, इसमें यहां 60 डेज है, हाँ 60 डेज है, बिल्कुल ये 60 डेज है रिजर्वेशन ऑफ नेम। शाबाश, ये भाई किन भाई ने, अरे शाबाश, आपने चाय पीनी है जाके हमारे खाते से, ठीक है जी। 3 डोज, हाँ 2, हाँ 2, हाँ सिर्फ एक चाय, हाँ एक एक चुस्की लगा लीजिएगा सारे। रिजर्वेशन नेम रिजर्व करा जाएगा 60 डेज, और फिर 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? रजिस्ट्रार को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस और एड्रेस, एड्रेस बताना होता है। और ऐसा मुझे एक और कंसेप्ट याद आया, कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी ऐसी भी थी जिनके लिए मेमोरेंडम सबमिट करना लाजमी नहीं था। लिमिटेड, देखा मार खा गए आप लोग। मेमोरेंडम हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, आर्टिकल्स कुछ कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। कि आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है लिमिटेड बाय गारंटी के लिए और लिमिटेड बाय अनलिमिटेड। एक मिनट है, दोबारा सुनना है। मेन कंसेप्ट ये था कि कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। कौन कौन से? आपने कहा सर 4, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। अब इसमें मैंने बताया कि आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ के लिए रिक्वायर्ड है, कुछ के लिए नहीं है, ठीक है। ये लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ, सॉरी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है। जो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी है वो टेबल अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है, वो उसके लिए ऑप्शनल है। वो अगर सबमिट करवा दे जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाली है, जो लिमिटेड बाय गारंटी है उसने लाजमी सबमिट करवाना है, ठीक है। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर अगर चाहे तो टेबल अडॉप्ट कर सकती है, मॉडल आर्टिकल्स। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, अब रजिस्ट्रार ने फैसला करना है क्या अप्रूव करे कि ना करे। अगर रजिस्ट्रार इसको अप्रूव कर देता है तो रजिस्ट्रार एक डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा जिसे क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें कंपनी का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कंपनी का स्टेटस होगा, लाइबिलिटी होगी, पब्लिक है, प्राइवेट है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी वगैरह, ये सारे पर्टिकुलर्स होंगे। और अब जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू हुआ उसके बाद से कंपनी का अलग एग्जिस्टेंस वजूद में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात कभी कभी केस स्टडी में पूछ लेता है, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले के डेट्स के लिए लायबल है? इसका 1 वर्ड आंसर है नो। क्यों लायबल है? कंपनी उस वक्त एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। लेकिन अगर आपने कंपनी को बाइंड करना है किसी ऐसे एक्ट के लिए जो उसकी एग्जिस्टेंस से पहले है, उसका तरीकाकार है आर्टिकल्स में लिख दे, क्योंकि आर्टिकल कंपनी जब रजिस्टर होती है उसके ऊपर आर्टिकल्स बाइंडिंग होते हैं। तो जब आप कोई चीज उसके एग्जिस्टेंस से पहले वाली आर्टिकल्स में लिख देंगे ना, तो जब आर्टिकल रजिस्टर हो गए तो वो बाइंडिंग हो गया। वकील वाली केस स्टडी, लॉयर्स वाली, फीस दे दी थी इसको। और अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे, कहे नहीं मैंने रजिस्टर नहीं करवाना, क्यों? मेमोरेंडम में तुम लोगों ने जो क्लास लिखी है ना, एक मेमोरेंडम में क्लासेस होती है ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना हमने, वो सही नहीं लिखी, रिफ्यूज कर दे, डिफेक्ट है। हमारे 2 ऑप्शन है, लॉजिकली हो सकता है उसके बेचारे का एतराज ठीक हो। अगर एतराज ठीक है तो हम उसको रिमूव करेंगे डिफेक्ट को और रिवाइज्ड मेमोरेंडम आर्टिकल्स फाइल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स। और अगर हम समझते हैं कि नहीं एतराज उसका गलत है, कमीशन को अपील करेंगे फाइल। ये क्लियर हो गया? चलिए, ये भी गया। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्लियर है। चलिए, अगर कभी पूछे कि इनकॉर्पोरेशन में डॉक्यूमेंट्स को रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रार ने, क्या करेंगे?
दोनों बातें बतानी है, रिवीजन वाली भी, अपील वाली भी। फिर कुछ अथॉरिटीज के बारे में बात करता है ये चैप्टर। ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए अहम है, ये वाला इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। ठीक है, वो पूछ सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करवाए हैं, अब आगे क्या करना है, या रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करवाने हैं। ठीक है, लेकिन ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है। अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स, मेंबर्स, रेजोल्यूशन, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं। अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? रजिस्ट्रार, कमीशन और कोर्ट। ठीक है, ये हमारे करंट चैप्टर के लिए अहम कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत से कंसेप्ट्स में ये कंसेप्ट यूज होता है। आपने देखा होगा बहुत से केसेस हमने पढ़ा कि इस काम के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना है, इसके लिए कमीशन के पास, इसके लिए कोर्ट के पास। कोर्ट के तो 3 केसेस हमें याद हो गए हैं इतने केसेस। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को इनवैलिड करार देना है, राइट्स, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर को इनवैलिड करार, जनरल मीटिंग के प्रोसीडिंग्स। कमीशन की कुछ आपको अथॉरिटीज याद है, कमीशन क्या क्या काम कर? एक मिनट ठहरे, जिससे पूछूं एक एक बताता जाए। सारे अपने जहन में एक एक एग्जांपल रख ले, लेकिन जो एग्जांपल कोई स्टूडेंट बता दे दूसरा स्टूडेंट नहीं बताएगा। कमीशन क्या कर सकता, दूसरी एग्जांपल सोचे वो फिर। हाँ, 10-12 एग्जांपल्स तो है ना। कमीशन क्या क्या कर सकता है? जी जी, सर्टेन वर्ड्स कंपनी के नेम में इंक्लूड करना वो अलाउ कर सकता है। शाबाश। और नॉट, अच्छा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में भी एक कमीशन था कोई, इसका लाइसेंस कमीशन अप्रूव करता है। एनुअल जनरल मीटिंग को एक्सटेंड करना है, लेकिन वो तो रजिस्ट्रार नहीं करता। लिस्टेड में कमीशन करेगा, अनलिस्टेड में ये करेगा। और डायरेक्टर्स को लोन अप्रूव करना है, कमीशन करेगा। टू कॉल जनरल मीटिंग इफ डिफॉल्ट इज मेड, इफ कंपनी डिफॉल्ट। अच्छा, अब वैसे पहले नहीं था इसलिए नहीं लिखा, लेकिन अब मैं ऐड कर दूंगा वाइंडिंग अप भी। कमीशन की पावर्स में भी वाइंडिंग अप का पॉइंट लिख लें, रजिस्ट्रार की पावर में भी वाइंडिंग अप। ये वाइंडिंग अप भी करवा सकते हैं कंपनी के, कोर्ट नहीं करवा सकता। कोर्ट तो करता है, वो तो ऑर्डर इशू करता है। ये एप्लीकेशन भेज सकते, ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, कोर्ट में ये कह सकते हैं कि वाइंडिंग अप ऑर्डर कोर्ट पास करेगा, लेकिन कोर्ट पिटीशन फाइल नहीं करेगा। ये आपको याद है, वो हमने उसमें पढ़ा था कि हु कैन फाइल पिटीशन, तो उसमें कोर्ट नहीं था, कोर्ट के अलावा बाकी लोग थे। तो कोर्ट में आपने ध्यान रख के वाइंडिंग अप वाला पॉइंट भी इनमें ऐड कर सकते हैं। और प्रोस्पेक्टस भी अप्रूव करता है रजिस्ट्रार, कोर्ट, कमीशन। शाबाश। ऑडिटर पता नहीं कौन होता है, वो छोड़े इसको। जी हाँ, रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में जो अपील है वो रजिस्ट्रार क्या कुछ कर सकता है? फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सबसे बड़ा काम, रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम आर्टिकल, ठीक है बता दें। नेम ऑफ कंपनी के रिजर्वेशन करवाता है। शाबाश, बिल्कुल। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस करता है, रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस भी रखता है, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, सीज भी कर सकता है बुक्स को। बिल्कुल ठीक ठीक। ये तो होगी एक्सटर्नल रेगुलेटर। इंटरनली कंपनी का बिजनेस काम कैसे चलता है? मेंबर से, डायरेक्टर से। और यहां पे वो क्लासिक डिफरेंस मेंबर और शेयर होल्डर का। बताइए कौन सी टर्म कंप्रीहेंसिव है, मेंबर के शेयर होल्डर? मेंबर। मेंबर में 3 तरह की एग्जाम, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह की टाइप ऑफ कंपनीज आती थी ना, बॉडी कॉर्पोरेट में और कंपनी में फर्क है, उसी तरह डिफरेंस है मेंबर्स में और शेयर होल्डर। मेंबर्स का मतलब क्या है? पहली एग्जांपल सब्सक्राइबर, दूसरी एग्जांपल शेयर होल्डर जो कंपनी का कोई भी शेयर, तीसरी एग्जांपल लिमिटेड बाय गारंटी के केस में एग्री किया और उसका हुज नेम इज सो एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के जो फैसले होंगे, डायरेक्टर्स के फैसले कैसे होंगे, डायरेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से डायरेक्टर वाले चैप्टर में निकल जाएगा, उधर पढ़ेंगे। मेंबर्स के फैसले कैसे होंगे? 2 तरह के है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है? सिंपल। अच्छा, सिंपल मेजोरिटी का मतलब अगर एक कंपनी के 100 मेंबर्स हैं, मीटिंग में आए हैं 60, तो सिंपल मेजोरिटी 100 की बेस पे कैलकुलेट होगी, 60 की बेस पे। और इसी तरह स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी। और दोनों में नोटिस जो है मीटिंग का वो 21 दिन पहले दिया जाता है आपको।
लेकिन उसने खास तौर पे स्पेशल रेजोल्यूशन में 3/4 मेजोरिटी प्लस 21 डेज नोटिस। एक्सेप्शन भी है 21 डेज की, अगर ऑल मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड अटेंड मीटिंग एंड वोट एग्री करें इसको। ये इसमें नहीं, अच्छा इसमें ना सिर्फ की पॉइंट्स हमने इंक्लूड करने होते हैं, ये तो मैंने जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि वो फिर ना ज्यादा थोड़ा लेंदी, इसमें सिर्फ की पॉइंट, वरना तो आपका जो नोट्स है वो ही ये माइंड मैप जो है एक पेज है, ये आपके नोट्स ही बन जाए। तो हमने सिर्फ इसमें की पॉइंट्स इंक्लूड, जो कोई कंसेप्ट अगर नहीं इंक्लूडेड वो बताइए। अगर कोई कंसेप्ट इंक्लूडेड है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कम है तो वो माइंड मैप का पर्पज ही यही होता है, एक्सप्लेनेशन। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट की वो मैंने लिख लिया, बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन ऐड होनी चाहिए, बिल्कुल ऐड होनी चाहिए, बिल्कुल। और कौन सी फॉरेन कंपनी भी नोट कर लिया मैंने, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब जो आपको वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे इस चैप्टर 1 में, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि किए ही नहीं। अच्छा, इस वजह से नहीं प्रॉब्लम, नहीं कुछ ना कुछ स्टूडेंट तो होंगे जिन्होंने किए हुए हैं। कितने स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं? तकरीबन 30% स्टूडेंट्स ने किए हैं, 40% हो गए अब मुकम्मल नहीं किए, कोई बात नहीं। अच्छा, कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो? क्वेश्चन 18 इसका फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। क्वेश्चन 18 का स्टेट ब्रीफली रिस्ट्रिक्ट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, पहले पूछा कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनने के लिए रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन बताएं, और अगर कंपनी इन कंडीशंस की पाबंदी नहीं करती कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो पब्लिक कंपनी एज्यूम की जाएगी, उसके ऊपर लॉ की प्रोविजन ऐसे ही लगेंगी जैसे वो पब्लिक कंपनी हो। और आपने इतना लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा पब्लिक कंपनी के ऊपर प्रोविजन ज्यादा अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब बहाने से कंसेप्ट ही रिवाइज करना है ना, आप बता सकते हैं वो कौन कौन से कंसेप्ट है जो पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होते हैं? मेरा ख्याल है डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, ये पब्लिक कंपनी के लिए था। मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाला कंसेप्ट, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए अगर मैं गलती में हूं तो आपने बता देना है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाला भी पब्लिक कंपनी के लिए था मेरा ख्याल है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला भी पब्लिक कंपनी के लिए था, ठीक है। तो इसका मत, और कुछ फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स भी उन्हें पब्लिक कंपनी के लिए एडिशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब है, इससे एग्री करते हैं ना कि पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट लॉ की ज्यादा है। तो इसीलिए अगर प्राइवेट कंपनी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती तो उसको पब्लिक कंपनी बना दिया जाएगा, लॉ ये कहता है। तो ये कंपनी खुश होगी कि सैड होगी ये सुन के कि बैठे बैठाए मैं तो प्राइवेट थे, मुझे तो पब्लिक बना दिया, ये तो मुझे क्या हुआ, प्रमोशन होगी मेरी। हमारी फर्म में जिसकी प्रमोशन होती थी ना, हम उसके साथ अफसोस करते थे जाके, क्यों भला? प्रमोशन का मतलब होता था सैलरी नहीं बढ़नी, काम बढ़ जाए, जिम्मेदारियां बढ़ जानी है। तो ये पब्लिक से, जो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट, तो ये ना समझिएगा उसको फायदा हुआ है, असल में उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आरटी इनकी खिलाफ वर्जी करेंगे इन कंडीशन की, तो प्राइवेट की बजाय पब्लिक कंपनी समझी जाएगी। जी, एमसीक्यू नंबर 26 में कुछ वर्ड मिसिंग लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन नॉट हैव, नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन, इनमें से कौन सा कंपनी नहीं कर सके? राइट टू ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी का होता है। राइट टू वोट इन जनरल इलेक्शन ऑफ द स्टेट, ये कंपनी नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कह ले, नहीं सही कह दिया, इसमें राइट्स का लफ्ज मिसिंग है, आपकी जजमेंट भी ठीक थी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ए कंपनी कैन नॉट हैव, ठीक है, कोमा भी मिसिंग था। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, केस स्टडी समझ आई कि नहीं आई? ये तो अभी चैप्टर 1-2 में ना थोड़े बेसिक लेवल की केस स्टडी होगी, जो चैप्टर 3 से केस स्टडी आएंगी ना वो मजे की होंगी। चलिए इसको फिर क्लोज कर दें। अच्छा जी 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 जी, हाँ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, वो तो डायरेक्टर्स के टॉपिक में पढ़ा था ना, वो डायरेक्टर ने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, वो अलग चीज है। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ये चीज नहीं है।
डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस तो बयान हल्फी होता है, ये अलग चीज है। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस से डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। वो तो अगर कमीशन कहे तो फिर डायरेक्टर्स ने उनको सबमिट करवाना होता है, ये इनकॉर्पोरेशन के वक्त सबमिट करवाना है और ये लाजमी है। वो उस वक्त स्टेटमेंट उस वक्त सबमिट करवानी है जब कमीशन कहे। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस रजिस्ट्रेशन के वक्त लाजमी सबमिट करवानी है। चलिए चैप्टर 1 का हमने अब रिवीजन भी कर ली, इसका माइंड मैप भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दिया, आपने अटेंड भी कर लिए। अब नेक्स्ट परसों हमारी रिवीजन होगी और उसमें आपने पढ़ के आना चैप्टर, क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करके क्वेश्चंस को पढ़ के आना है आपने, और इसका माइंड मैप मैं परसों फिर आपको प्रोवाइड, ठीक है। आज चैप्टर 2, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।